छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस वक्त वोटिंग लगातार जारी है और लगातार इस वोटिंग में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारत 24 की नजर लगातार खबर पर बनी हुई है और पल पल का अपडेट सबसे पहले भारत 24 आपको देगा। और इस बीच बड़ी खबर बस्तर से कोटा विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग हुई है। 195 मतदान केंद्र दुर्मा में गोलीबारी हुई। नक्सली और डीआरजी के बीच फायरिंग हुई है। मतदान का नक्सली लगातार कर रहे बहिष्कार। मतदाताओं की मतदान करने से नक्सली है नाराज। मेहता पंचायत के दूरमा में मुठभेड़ की खबर है। नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं है। इससे पहले आईडी ब्लास्ट और अब एक और खबर गोलीबारी की। मेहता पंचायत के दूरमा में मुठभेड़ की खबर है। बस्तर के कोटा विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग की जानकारी। 195 मतदान केंद्र दूरमा में गोलीबारी। बस्सी राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बप्पी राय हमारे साथ में इस वक्त है। बप्पी राय, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि देखिए इसी बात की आशंका जाहिर की जा रही थी और यही वजह था कि छत्तीसगढ़ में इन 20 सीटों पर अलग से चुनाव हो रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वही हुआ प्रशासन उसकी लापरवाही या फिर क्या कुछ वहां पर हुआ? जी, आपको भौगोलिक रूप से एक बात को समझना पड़ेगा। जो दंता दक्षिण बस्तर कोटा विधानसभा है, भौगोलिक रूप से बेहद घनघोर जंगल वाला इलाका है। नक्सलियों के लिए अनुकूल इलाका है। नक्सली इन इलाकों में लगातार चुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं। अभी मैं जिस समय आपको खबर बता रहा हूँ उस समय कुछ वीडियो अभी जस्ट मेरे पास वहाँ घटनास्थल से ही आई है, जिसमें कुछ गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है। फिलहाल उन इलाकों में लगातार डीएसपी के जवान और नक्सलियों के बीच लगातार गोलीबारी चल रही है। जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ से काफी दूर इस प्रकार की गोलीबारी की आवाज आ रही है। वहाँ पे हमारे संवाददाता मौजूद है। संवाददाता ने कुछ वीडियो भेजा जिसमें हमको हल्की फुल्की गोली की आवाज सुनाई दे रही है। फिलहाल पोलिंग बूथ में किसी प्रकार कोई मतदान नहीं हो रहा। मतदाता पोलिंग बूथ में नहीं आ रहे, तो नक्सली कहीं न कहीं ठीक है बप्पी, लगातार नजर बनाकर रखिएगा। तो बस्तर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी बीच वोटिंग परसेंटेज की जानकारी भी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 22.18% मतदान पूजा अब तक हो चुका है। और देखिए खुज्जी की बात करें तो वहां पर 25%, मोहला मानपुर में 27%, पंडरिया की बात करें 21%, कवर्धा की बात करें 23.25% मतदान, खैरागढ़ में 23.2%, डोंगरगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 21.5% वोटिंग हुई है। राजनांदगांव में इनके मुकाबले सबसे कम 14% का मतदान, डोंगरगांव में 18% वोटिंग हुई है। अंतागढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 29%, भानु प्रतापपुर की बात करें 36% मतदान, उत्तर बस्तर कांकेर में बात करें तो यहाँ पर 34.65%, केशकाल में 27.63% और कोंडा गांव में 32.5%, नारायणपुर की बात करते तो यहाँ पर 21.6%, बस्तर में 19.97% है, जगदलपुर में 18.36% मतदान। वहीं चित्रकूट की बात करते तो यहाँ पर 11.3%, दंतेवाड़ा में जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज है वो है 16.2 का, बीजापुर की बात करते तो वहां पर है 9.11 का, और भी कम है। और वहीं कोटा की बात करते तो यहाँ पर 12.39% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो ये वोट परसेंटेज है अभी तक का। और मिजोरम का क्या है हाल, ये भी समझ लीजिए। मिजोरम में 11 बजे तक 31.82%, 40 सीट पर मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। मिजोरम में 11 बजे तक 31.82% वोटिंग की जा चुकी है। पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और चूंकि पहाड़ी राज्य है ऐसे में लोग सुबह ही मतदान करते हैं। 40 सीट पर अनवरत यहाँ वोटिंग की जा रही है। मिजोरम के सीएम को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि एमएनएफ इस बार भी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। तो 40 सीटों पर मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं और सुबह 11 बजे तक ये परसेंटेज 31.82 रहा है, यानी 31.82% मतदान मिजोरम के पोलिंग बूथ्स पर की गई है। तो देखिए 40 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर पोलिंग लगातार चल रही है। सुबह सवेरे से ही लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं खड़े हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे आज के चुनाव को लेकर। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, नीति शर्मा लगातार बनी हुई है पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो के अंदर इस वक्त हमारे साथ में, और संजय मिश्रा भी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ज्योति कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए छत्तीसगढ़ की तस्वीर अभी किस तरह से देख पा रहे हैं अपने लिए? छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं इस हिसाब से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में
आदिवासियों के विरोध में, जिस तरह से आदिवासियों को, राष्ट्रपति को इन्होंने बेइज्जत करने का कोशिश किया, जिस तरह से ओबीसी कास्ट को अननेसेसरी इंसल्ट करने की कोशिश किया, और कांग्रेस की सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है, महिलाओं की मदद कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस उनके विकास के कार्यों को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई के अपने एक्स्ट्रा फोर्स को जानबूझकर राजनीतिक मंशा से जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए यूज करी है, लोग उसके विरोध में वोट करेगा। और जिस तरह की वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार 15 ही सीट मिली थी और कांग्रेस को 42% वोट मिली थी, अगर आपको याद होगा, और हमारी सीटें भी ज्यादा थी। तो इस बार चूंकि बघेल साहब ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य पर ले आएगी। अभी ज्योति जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना, उनकी मौजूदगी छत्तीसगढ़ में ही थी, सूरजपुर में वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब जो वहां की जनता है छत्तीसगढ़ की, वो बदलाव चाहती है। और बघेल सरकार को लेकर आप कह रहे हैं कि बघेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वो भी तो उनके खिलाफ बहुत बनी है, क्या वजह रही फिर? हाँ, लेकिन देखिए, ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं काम करेगी, क्योंकि बघेल साहब ने किसानों के लिए काम किया। और वहां के, अगर आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का बड़ा रोल होता है, और किसान वहां के लोग बहुत खुश हैं, ट्राइबल बहुत खुश हैं। ट्राइबल को तो ये लोग हमेशा दूसरे दर्जा का पोजीशन देने का कोशिश किया। देखिए ना, पार्लियामेंट इनॉग्रेशन था, राष्ट्रपति ट्राइबल थी, उनको बुलाया भी नहीं। तो ये मैसेज तो जाता है, मैसेज तो जाता है। आप जब कांग्रेस सरकार जब किसानों के लिए भलाई की बात करती है, इसके बाद तो संजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस वक्त मतदान चल रहा है, और हमारे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी राजनांदगांव से इस वक्त जुड़ गई है। महिमा, वहां की जनता क्या कहती है, वहां का मूड कैसा? जी, मैं लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन मैं इस वक्त आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि राजनांदगांव की अगर हम बात करें, सबसे पहले हॉट सीट पे आता है, और हम इस वक्त दिग्विजय कॉलेज में मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर वोटिंग के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाओं में भी जोश है, और सभी वर्गों में फिलहाल जोश। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी आ रही हैं। सबसे पहले कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में वोट दे रहे हैं? अरे जो मुद्दा है भैया, सब ठीक है। जीते के बाद वो मुद्दा खत्म हो जाता है। अभी 10 किस्म के वादा करते हैं दोनों पार्टी। हाँ, अब बाद में ना कहाँ है, अभी 10 बार पाँव पड़ने जाएंगे। मौजूदा सरकार ने कितना काम किया? अब का काम में सियान आदमी का जान हो भैया, का काम करे। बिजली पानी सही से? पानी नहीं है हमारे यहाँ, 10 मिनट 15 मिनट चलते पानी, बहुत दिक्कत है पानी के ना, बहुत दिक्कत है। बिजली तो खैर है, पानी बस के है दिक्कत। तो देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर कुछ परेशानियां जो लोगों को आ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है गिरीश, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। हमने अमूमन देखा है हमेशा कि कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है रमन सिंह के सामने कैसे प्रत्याशी को उतारने की। हर बार नए प्रत्याशी को वो उतारते हैं। इस बार फिर से उन्होंने उनको मौका दिया है, और कहा जा रहा है कि जो गिरीश, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, वो भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी भी है। और ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सामने इस बार ऐसा लग रहा है कि खुद भूपेश बघेल ग्राउंड पर उतर आए, क्योंकि उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुल 4 जगहों पर चुनाव हो रहे, जैसे कि खैरागढ़ हो गया। दूसरी बात अगर हम करें राजनांद की, जो कि स्वयं इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद है, खुज्जी एक और है, और डोंगरगांव में पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई थी। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ शिका, तो यहाँ पर अभी तक 10% वोट हुआ है। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर चुनाव को लेकर के। कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप सभी लोग वोट करेंगे? क्या मेन तो बहुत सारे हैं, वैसे बहुत सारा भूपेश बघेल भी गलत चीज़ों में दिया है, तो इसे बता तो नहीं सकते कि वोट किसको करेंगे, पर हमारा वोट अच्छे पार्टी को जाएगा। मेन मुद्दे क्या है? सड़क, पानी, बिजली, युवाओं को? बहुत सारे युवाओं के लिए भी ये बहुत सारी नौकरी वगैरह की मतलब व्यवस्था नहीं है, पद नहीं है ना। कुछ चीज़ों में आरक्षण वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखा जाए तो लिख के तो ऐसे याद नहीं है मुझे, फिर भी अच्छी ही पार्टी को देंगे इस बार वोट। तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी मेन मुद्दा। चलिए ठीक है महिमा, सेम बोल रहे हैं सभी के सभी। आप बताइए जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए पूजा,
आजकल जनता कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, साफ तौर पर जो वो महिलाएं उन्होंने कहा कि हम अच्छी पार्टी को ही वोट करेंगे। अब बिल्कुल जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या क्या विषय है। बेरोजगारी एक विषय है जिसका जिक्र वहां पर लोग करते नजर आए। बड़ी बात है कि किसानों के लिए कितने ऐलान कर दिए। संजय मिश्रा जी, ये जो अगर ऐलान की बात करते हैं पार्टियों की, तो कमोबेश बीजेपी कांग्रेस के जो इस बार ऐलान है वो बहुत सारे सेम है, लेकिन 2-3 बातें मुख्य तौर पर, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे। ये जो इस बार के ऐलान है कर्ज माफी वाले, बिजली फ्री देने वाले, ये कितना कारगर साबित होंगे? नहीं पूजा जी, ये तो देखिए इनका चुनाव में वायदा है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं अपनी अपनी जगह पे वायदे, लेकिन एक है कि जनता में विश्वास किसके वायदे पे ज़्यादा है ये देखना होगा। जैसे पूर्व की देखें हम 2014 से यदि नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट को देखें तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कह करके वो सत्ता में आए। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ये तो बोल के आई नहीं थी कि मैं 3000 करोड़ के घोटाले करूँगा, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया वो नहीं पूरा किया। हमारे देश की जो लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में देने की बात हो, या बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे, चाहे वो डॉन को भारत लेकर आने की बात हो, यानी एक भी कमिटमेंट पे बात नहीं हुई। नए नए मुद्दे आते रहे, एक कहानी गढ़ी गई और उस पर राजनीति देश की चल रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस घोटालों के बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या वो रियली सिंसियर हैं उसके लिए। और पूजा जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऑप्शन बना रखे हैं। घोटाला विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो लगते हैं, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसके 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पहला ऑप्शन हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, यदि आप बीजेपी में आ गए तो सारे केस खत्म, वरना तुम्हारा दूसरा ऑप्शन जेल है। अब चुनना विपक्ष के नेताओं को है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी देख रही है कि हम हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। इसमें कुछ तो गंभीर आरोप होंगे, आग लगी है तो चिंगारी कहीं तो होगी। कि भाई चलो ये तो आपने चलिए एक पक्ष रख दिया, एक पक्ष के तौर पर आपने तो कह दिया कि बीजेपी की सरकार ये करती है, लेकिन आग लगी है, चिंगारी कहीं तो निकली होगी। नहीं, एक बार फिर से बोलिएगा। मैं सवाल आपसे ये कह रही हूँ कि आप बीजेपी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 2 तरीका चुनते हैं, या तो मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो फिर लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरा कहना ये है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें जिस विपक्षी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह आग तो लगी होगी ना, कहीं तो कहीं चिंगारी तो जरूर भड़की होगी, जिसकी वजह से ये कर पा रहे हैं बीजेपी के नेता। बिल्कुल लगी थी। बंगाल के अंदर बीजेपी ने आरोप लगाया था नारदा शारदा स्कैम का। मुकुल रॉय कहाँ हैं आप देख लीजिए। और बंगाल में बीजेपी का विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, आप देख लीजिए 2 नेता थे। हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी ने श्वेत पत्र ला करके उनके ऊपर आरोप लगाए थे, आप देख लीजिए। अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए अभी अभी मध्य प्रदेश की सभा में। लेकिन संजय जी, मैं आप ही के बात का तो विश्लेषण कर रही हूँ, मैं आप ये जनता जनार्दन तक ये बात तो पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी इस विकल्प को तलाशती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता उन तमाम घोटाले में नेताओं की है ना, तभी तो ये कर पा रही है बीजेपी सरकार। मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे, अब हामी भरिए। ये आपका जो सवाल है, हाँ। ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि आप भी यही चाहेंगे कि ईडी और सीबीआई के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेकिन बीच में जो बीजेपी का एंगल घुस रहा है कि ईडी यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, और यहाँ विपक्षी पार्टियां लेकर आती है ना संजय जी कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है बल्कि ये तो बीजेपी की संस्था हो चुकी है। तो ये आरोप तो फिर विपक्षी पार्टियां लगाती हुई नजर आती है ना, ये भी तो सवाल है। बिल्कुल पूजा कि आपके लिए है तो आप कह रहे हैं अच्छा, दूसरे के लिए तो आप कह रहे हैं कड़वा। चलिए ठीक है, राहुल जी से पूछा, एक रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल जी देखिए, चलिए लेट्स कम बैक टू द इलेक्शन अगेन। मिजोरम में जो स्थिति इस वक्त बीजेपी की दिख रही है, छत्तीसगढ़ में अगर आप सर्वे को देखेंगे तो बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी को पीछे लेकर जा रहा है विधानसभा चुनाव में? लेकिन वही लोकसभा का जब जिक्र होता है 2019 के आप नतीजे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी सर्वोपरि रही। तो क्या वो फैक्टर्स है इन तमाम राज्यों में जो बीजेपी के हाथ को पीछे की ओर खींच रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या ये है कि वो अब उनके केंद्र सरकार के भी जो है कि अब 9.5 साल लगभग हो रहे हैं। आप सोचिए कि अगर मिजोरम के संदर्भ में ही अगर हम लोग बात करें, क्या स्थितियां देख रहे हैं कि कितने ढोल बाजे नगाड़े बजाए जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन विपक्ष पूरा मांग करता रह गया कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, मणिपुर पे बोले, उस मामले को सुलझाने का प्रयास करें। आज स्थिति यह है कि मणिपुर में जो मिजोरम में जो सत्तारूढ़ पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट,
उनके मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है जोरामथंगा को कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। वो एनडीए के घटक दल हैं, सोचिए एनडीए के घटक दल हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी मिजोरम ना आए तो एक बेहतर स्थिति मिजोरम होगी। में वो अलग चुनाव भी तो लड़ रहे हैं ना, नहीं, मिजोरम वो में अलग चुनाव कोई लड़ गठबंधन रहे हैं नहीं नहीं, किया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कहां से, मणिपुर से आ रहा है। चलिए भारतीय जनता पार्टी कहती कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी मजबूत हो गई है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन्होंने केवल 23 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह पे उन्हें प्रत्याशी भी नहीं मिले हैं। ये कठिन परिस्थितियां क्यों है कि आप मणिपुर के मामले को सुलझाने में आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब आ जाता हूं मैं छत्तीसगढ़ के मामले को लेके। देखिए छत्तीसगढ़ में आपको मानना पड़ेगा कि भूपेश बघेल ने एक जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस की सरकार, वो गुड गवर्नेंस वाली एक पूरा मॉडल प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जब कहते थे कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, कब तक बांटेंगे, फ्री में क्या मिलता है, आप किसानों का कर्ज माफी करते हैं, राज्य काफी ज्यादा जो है कि आर्थिक घाटे में पहुंच जाएगा। लेकिन आप देखिए कि उनका फिजिकल डेफिसिट अभी भी जो है कि 3% के दायरे के भीतर बना हुआ है। तो उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च बढ़ाया, लोक कल्याण के अलग अलग नीतियों के ऊपर खर्च बढ़ाया और जो तमाम वादे किए पिछले बार लोगों को, जो जिसको कि जल्दी लोक से मैं लुभावा। एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो आरोप लगा भ्रष्टाचार का, ये जो बैटिंग ऐप वाला जो आरोप लगा कि 500 करोड़ रुपया लिया कि नहीं लिया, इसका कितना डेंट आप मान रहे हैं? क्योंकि एंड मूवमेंट पर ये एकदम से निकलकर सामने आता है। जाहिर तौर पर मैं इतने सारे लोगों से बात करके सबने कहा कि देखिए नुकसान तो होगा। नहीं देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले के आज से 1-2 साल पहले अगर ये चुनाव हो रहा होता तो जरूर इसका नुकसान होता, लेकिन इन पिछले 1.5-2 सालों में जो है कि जितना ज्यादा दुरुपयोग हुआ केंद्रीय एजेंसियों का, चूंकि देखिए अगर 2004 से 14 के पीरियड में आप देख लीजिए ईडी के, सीबीआई के तमाम के कार्यों में कि उसमें सत्ता पक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग लगभग 50% विपक्ष के लोग, सबके ऊपर एजेंसियां काम करती थी। अब तो ये आंकड़ा क्या है, 95 बनाम 5%, यानी सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ ये जाएंगे 5%, वो भी किनके ऊपर, जो बीजेपी में भी जो लोग एक तरह से विद्रोही तेवर वाले जो नेता हैं, जो कि मोदी और अमित शाह जी को आंख दिखाता है, वहां पे ये एजेंसियां जाती है और फिर उनके प्रवक्ता बड़े मेहनत से नाम गिना देंगे कि देखिए यहाँ पे भी बीजेपी के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। तो अब स्थिति यह है कि अगर आपके घर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पहुंच गई तो आप और महिमा मंडित हो जाते हैं। वो एक तरह से भारत रत्न के सवाल है। लेकिन ईडी की रडार पे आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पे आरोप घोषित कर दिए गए। नीति जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी और ये जो तमाम बातें की जाती है विपक्षी पार्टियों द्वारा, क्या ये आरोप क्या तय हो जाते हैं? क्योंकि जो लोकल जनता है वो तो जानती है ना, कि इसलिए मैंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है। यहाँ पे लोगों को तो पता है ना कि क्या हो रहा है, या फिर भ्रमित हो जाती है जनता? देखिए, जनता कभी भ्रमित नहीं हो सकती है। जनता बहुत ही विवेकशील है। अभी आपकी चैनल पे आपने अलग अलग बाइट्स लेके जनता के व्यू पॉइंट्स देखे हैं। ईडी या फिर जो भी जांच एजेंसियां हैं, ये गवर्निंग टूल्स हैं। ये आपके पास भी थी, इस सरकार के पास भी है और ये हमेशा रहेंगी। इंडिविजुअल बॉडीज हैं। बिना बार बार ये बोलते जा रहे हैं कि ये लोग ईडी को आगे कर रहे हैं, ईडी को यूज कर रहे हैं। अरे भैया, ईडी बिना एविडेंस के काम नहीं करती है। आपने अभी बोला ना, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तथ्य होंगे ना ग्राउंड लेवल पर जिसपे ईडी आगे जाके काम कर रही है। अगर आज बेटिंग ऐप महादेव ऐप की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे उसके जो ओनर हैं शुभम सोनी, उनका वीडियो सामने आया है। वो बता रहे हैं कि कैसे भूपेश बघेल के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, जो वर्मा जी हैं, उनके माध्यम से वो इनके कांटेक्ट में आए और कैसे वहां की आप देखिए जमीन तौर पे। पर नीति जी, इसमें दो पक्ष आ गए ना। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो प्लान किया गया है। जरा देखिए इनके बात करने के तरीके से, कितने फंबल हैं, रुक रुक के बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं रख पा रहे। दैट मींस ये स्क्रिप्टेड है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो वो दूसरी वाली पक्ष की बात कर रहे हैं, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? राहुल जी, क्या ईडी की रेड में सामने पैसा आया कि नहीं आया? लगभग 5 करोड़ का पैसा आया सामने। और छत्तीसगढ़ सरकार, मैं तो ये बात कह रही, राहुल जी, छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 1.5 साल से कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर। ना फिर कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आपको मेरी बात रखनी चाहिए। आपके आगे अभी एक एक वहां पे जनता का विश्लेषण सामने आया है कि कैसे वहां की महिलाएं परेशान हैं, कैसे वहां पे नल से जल नहीं मिल रहा है, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र ने दी 16 लाख से। मुझे बात, राहुल जी थोड़ा शिष्टाचार रखिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ कि आपने जनता को हमेशा, आपने सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में नहीं मिली। आपने बोला कि हाथ में गंगा जल लेकर भूपेश बघेल जी ने कि मैं शराब को यहां से हटाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ 2161 करोड़ का शराब का गमन आपने किया। कोयले के अंदर आपने गमन किया, वहां पे मिनरल सोर्स के अंदर आपने गमन किया। आपने वहां के जो सरकारी मेरी बात करने दीजिए, सरकारी शिक्षक जो हैं उनसे आपने पैसे लिए,
पॉलिसी नौकरी के बदले पैसे आप दे रहे हैं, यहाँ तक कि SC/ST लोगों को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा, आपने उनको तक नहीं छोड़ा। जो आदिवासी आरक्षण है जो 35% था उसको अब 20% लेकर आ गए। नक्सल के आज रोज आप देख रहे हैं कि 2 इवेंट्स आपके आ संजय मिश्रा आ रहे हैं आपके पास। ना नक्सल्स को आप कंट्रोल कर पाए, ना छत्तीसगढ़ की जनता का आप कर चलिए, पाए। चलिए, राहुल जी, क्विक रिएक्शन। विकास की गाथा लिखनी चाहिए थी, आपके भ्रष्टाचार के अंदर दब चुका है छत्तीसगढ़, इस सोचने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है नीति जी, मैं क्विक संक्षेप में रिएक्शन। केवल एक चीज कह दूं, अभी यहाँ पे लीकर पॉलिसी को लेके हुआ, लीकर पॉलिसी के जो तमाम आरोप ईडी ने लगाए और जिस तरह से ईडी जांच पड़ताल कर रही थी, जब छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो एक तरह से वहां के अधिकारियों का, वहां के पूरे सिस्टम का उत्पीड़न किया जा रहा है और उस जांच को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ेगी। आप सोच के देखिए कि क्या इस परिस्थितियां बनी हुई इस देश में कि विपक्ष की सरकार है, उसको किसी भी तरीके से काम मत करने दो। देखिए छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा राज्य बना हुआ है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जहां पे चुनावी आकलन के मामले पे, तमाम तरह की चीजों के मामले पे, वहां पे चुनाव बिल्कुल एक पक्षी किस्म का। और इसका कारण क्या है? विपक्ष 5 साल तक सोता रहा। कहां थे भाई? अब आप अपने नेता को, जो रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, पूरे 5 साल के पीरियड में कहीं नजर नहीं आए। जनता से पूछिए, जनता एक ही सवाल पूछती है कि भाई विपक्षी नेता को 5 साल नजर नहीं आए। चलिए ठीक है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब राहुल जी अभी जनता देने को तैयार बैठी हुई है। संजय राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, यहाँ लगातार बहस में यही बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। ईडी का जिक्र यहाँ फिर से हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ईडी का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका रही है। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस वक्त चुनाव हो रहा है, मतदान यहाँ पर लगातार जारी है, क्या आप देख पा रहे हैं इन दोनों स्टेट्स को? आशिका, गुड आफ्टरनून माय फेलो पैनल। जब हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो ऑब्वियसली आज से 2-3 महीने पहले आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी मार लेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं, वैसे वैसे समीकरण बदलता जा रहा है। देखिए आज पहले चरण का चुनाव है, तकरीबन 20 सीटों पे वोटिंग होने वाली है। अगर हम 2018 की शिका तुलना करें तो यहाँ पे 17 सीटों पे विजय शरीफ हासिल हुई थी। लेकिन आज के सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो मुकाबला थोड़ा सा कठिन हो चुका है। जो मुकाबला इतना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं है, नो डाउट। अगर इसे भी राहुल लाल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि रमन सिंह जी एकदम निष्क्रिय पड़े हुए, नो डाउट। भारतीय जनता पर संजय जी, एक चीज जल्दी से जिसमें मैं क्विक रिएक्शन चाह रही हूँ, अभी तक ओबीसी की बात सिर्फ कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अभी अमित शाह का जो बयान है उसमें ये नजर आ रहा है ना कि वो भी उस लाइन पर आते हुए नजर आए, थोड़ा ही सही। देखिए पूजा, आप बात करती ओबीसी का, तो देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी देख लीजिए, ओबीसी तकरीबन 60% लोग तो पार्टी में है और 30-35% तो मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं। तो ओबीसी का कौन कितना विकास करना चाहता है सबको दिख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं। चलिए ठीक है संजय जी, सबका साथ सबका विकास लेके चलना माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लगातार पैनल के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको देगा भारत 24।